नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं बेनाज त्यागी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर होगा तो क्या वो पाकिस्तान से आखिरी युद्ध होने जा रहा है? और आखिरी युद्ध इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 दिन में जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दो शब्द बार बार यूज हो रहे हैं, इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। पाकिस्तान का इतिहास सबको पता है और भूगोल हम बदल देंगे। नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देने की बात हो रही है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हिमाकत की तो इतिहास भूगोल बदल डालेंगे। आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द होगा और इस पर कोई रिस्ट्रेन नहीं होगा, यानी कि खुला हाथ होगा, जितना मन चाहेगा उतना मारेंगे। इन बयानों ने मुनीर की टेंशन हाई कर दी है। पाकिस्तान के अंदर भी खौफ है, मीडिया में, आवाम में यही बयान डिस्कस हो रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान कभी भी जंग का ऐलान करेगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द ही होने वाला है? और इस बार छोटा मोटा नहीं होगा, पाकिस्तान का वजूद खतरे में होगा क्योंकि भूगोल बदलने की बात हो रही है। घबराहट, बौखलाहट में पाकिस्तान के डीजी ISPR हिंदुस्तान का वजूद मिटाने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि आप हमें करेंगे, हम भी आपका कर देंगे, ताकत हो या ना हो। ख्वाजा आसिफ उकसावे वाले बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार की खींच उतार रहे हैं। तो सवाल इस सब के बीच में यही है कि पाकिस्तान कुछ भी बोले, झूठा नैरेटिव बनाए, उसकी औकात क्या है? वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी थी कि पूरे पाकिस्तान में, फिर हमने लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह मारा और उन्हें कानो कान खबर भी नहीं हुई। और उसके बाद भी हमने दोबारा मारा कि 4 दिन के अंदर वो घुटनों पर सीज फायर की भीख मांगते हुए नजर आए। अब अगला सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को नक्शे से वाकई मिटाया जा सकता है? क्या पाकिस्तान का भूगोल बदला जा सकता है? और क्या हालात बन चुके हैं? और अगर होगा तो कैसे होगा? इस बार जंग कैसी होगी? आर पार की होगी? पाकिस्तान का वजूद मिटाने वाली होगी? हिंदुस्तान क्या करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा? यही सब जानने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इस्लामाबाद में रहे पूर्व डिफेंस एडवाइजर रिटायर्ड मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड VK दत्ता हमारे साथ हैं। एयर कॉमोडोर AS बहल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। वेल सर, वजूद मिटा देंगे ऐसी धमकियां वो लोग दे रहे हैं। अब खुद का तो उन्हें पता नहीं कि हथियार चलते नहीं हैं, हालात क्या हैं, लेकिन हमारी जो बयान है कि इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, करने वाले हैं हम ऐसा कुछ? बिल्कुल पेनाज जी, पाकिस्तान जो भी बोले, कुछ बात है, अब भारत की बात कर रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कोई मिटा नहीं सकता। महमूद ऑफ गजनी आया था 17 बार। आज आप चाहिए अफगानिस्तान और गाजनी को देखिए, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। भारत को देखिए, चौथी वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन से ऊपर आज तीसरी बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत को देखिए कहां से कहां स्पेस तक पहुंच चुका है। गाजनी वहीं पे है। हमारी हस्ती कोई आज तक मिटा पाया है? यह जरूर है कि हमारे दुश्मनों की हस्ती मिटाने की ताकत रखते हैं हम। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, हमारे आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं। उन्होंने क्लियरली मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि भूगोल, इतिहास में, भूगोल में पाकिस्तान का स्थान भी शायद ना रहे अगर उन्होंने कोई भी हिमाकत की या कोई भी ऐसी आतंकी घटना को करने का हमारे ऊपर सोचा भी। मैं आपको छोटी सी बात यह बताता हूं कि ऑप सिंदूर जारी है। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और इस बार हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उनके आतंकियों में और उनके आकाओं में, जो कि आसिफ मुनीर, आसिफ मलिक या फिर मिर्जा हो, जो कि उनका जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है। मुनीर कौन है? उनका आर्मी चीफ। मलिक कौन है? उनका ISI का चीफ, जो इंटेलिजेंस का चीफ होता है ना, जो भारत में कराता है ये सारे आतंकी हमले। और जो उनका जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वो कौन है? मिर्जा। इन तीनों M को इनके चौथे M मौत से मिलाएंगे, हमारी 5वीं M मिसाइल के साथ, क्योंकि 6वीं M इनका मुकद्दर खराब हो गया है। इस समय इनका मुकद्दर खराब है। अरे पाकिस्तान की आर्मी क्या बात करती है, वो क्या आर्मी है? मर्सिनरी फोर्स है वो।
कहीं पे भी जाते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने डील की है, अपने आप को बेच दिया है। अभी भी 1,500 से 2,000 उनके सोल्जर्स जो हैं सऊदी अरेबिया में। उनका जो आर्मी चीफ मुनीर है, एक ब्रीफकेस लेके जाता है ट्रंप के पास, ये 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं, ट्रंप के पास जाता है, ब्रीफकेस खोलता है, कहता है ये रेयर अर्थ मटेरियल है बलूचिस्तान के, वो बलूचिस्तान को बेच आया वहां पे जाके। ये हालत है उनकी आर्मी की। 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट में, चाहे वो ऑयल एंड गैस से हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, केमिकल्स हो, कोई भी एग्रीकल्चर, कुछ भी है। पाकिस्तान आर्मी बिजनेस है, ड्रग का पैसा करते हैं ताकि आतंकवाद को सपोर्ट कर सके, उससे वो लोग रिच होते हैं। क्या ये प्रोफेशनल आर्मी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये प्रोफेशनल आर्मी है? नहीं। ऐसी आर्मी ने हमेशा भारत से बहुत तगड़ी मार खाई है, चाहे वो बांग्लादेश का वॉर था जहां हमने एक नया कंट्री बना दिया था 2 हफ्ते के अंदर, 93,000 लोगों ने समर्पण किया था, सरेंडर किया था भारत का साथ। क्या वो, चाहे वो कारगिल का वॉर हो, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो उनकी थी, जब मरने वाली स्थिति पे आ गई थी, हमारी वीर जवान यहां पे है जिन्होंने लड़ी है वो युद्ध, वो सारे यहां पे है। वो बताएंगे आपको कि कैसे भागना के लिए चाहते थे, अमेरिका भाग के गए थे और कहा था कि युद्ध को रोकिए। या ऑप सिंदूर हो, जहां पे 90 घंटे के अंदर उनके घुटने टिकवा दिए थे। 11 एयरबेस, 4 रेडार्स, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और साथ में उनके 13 से 14 जहाज, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो JF-17 हो, चाहे वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड सिस्टम एंड कंट्रोल है। अगर उन्होंने कोई भी हिमाकत की, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़-ए कातिल में है। तो हमने मूड बना लिया है कि इस बार पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो फिर नक्शे में नहीं बचेगा। बहुत हो गया है संयम, संतुलन और शांति की बात, क्योंकि पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं है। भाटिया सर, आप तो वहां 3 साल रहे हैं, मुनीर साहब, सारे जो आज तमाम ऑफिसर्स हैं, उनसे मुलाकात भी होती होगी। हाँ, मुनीर साहब से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, बट इससे पहले जो जनरल बाजवा थे, अच्छा, वो जब कोर कमांडर थे और उसके बाद जब वो GHQ में रावलपिंडी में थे, तो हर पार्टी में एक बार मुलाकात हो जाती थी और काफ़ी बात होती थी। वो अपनी जलंधर की बात करते थे और बताते थे कि जब वो GOC थे, मेजर जनरल साहब थे, बोलते मेरे सामने भी एक और बाजवा था। मैंने कहा वो जिती बाजवा थे, मेरी रेजिमेंट के हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, और मैंने कहा आप तो शेर हैं, तो वो बब्बर शेर थे। बट अभी तो ये बहल साहब ने बहुत अच्छी बात की, बट एक थोड़ा सा हमको भूगोल समझने की जरूरत है जी। पहली बात, पाकिस्तान जो है तकरीबन 5 गुना छोटा है भारत से, ठीक है, उसमें, लेकिन उसकी जो आर्मी है वो 6.5 लाख प्लस है और हमारी आर्मी करीब 13 लाख है। तो आधी आर्मी, इंडियन आर्मी की आधी पाकिस्तान आर्मी के पास है, जो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड है। दूसरा, भूगोल समझने की एक ये बात है, उसके 4 प्रांत हैं और 2 अधिकृत क्षेत्र हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान और जो उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, हम उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। इसका भूगोल समझने की जरूरत है। जो बलूचिस्तान है वो 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर का है, और हमारा जो, अगर राजस्थान जो सबसे बड़ा स्टेट है, वो उससे थोड़ा सा छोटा है, 3,42,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर है। तो जो बलूचिस्तान है, जहां पूरा तेल है, जहां रेयर अर्थ है, जहां गैस है, जो सुई गैस उनकी आती है, जहां न्यूक्लियर अटैक उन्होंने जो अपने एक्सप्लोजन्स किए थे, वो सबसे बड़ा प्रांत है और हमारे स्टेट से भी बड़ा है, लेकिन खाली 7% आबादी उधर रहती है, और वो अभी सबसे ज्यादा चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। अब POK की बात करते हैं। POK एक छोटी जगह नहीं है। POK अगर आप देखें उसका नॉर्थ और विड्थ और डायमेंशन देखें तो 15 से 65 किलोमीटर चौड़ा है और 400 किलोमीटर लंबा है, और उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका आता है। अगर आप मेरे को कॉन्टेक्स्ट में बताएं तो दिल्ली से जलंधर तक का 370 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और लुधियाना पहुंच जाए, इतना बड़ा है POK अगर आप उसको लंबाई में देखें। और चौड़ाई तो यहां से अगर आप यमुना 15 किलोमीटर और पूरा दिल्ली पार कर जाए तो इतना करीब चौड़ा है, जो वो पाकिस्तान के अंडर अगर वो अभी है। तो अगर आप बोले कि 13 लाख के जवान 6.5 लाख के ऊपर कब्जा करके हम पूरा पाकिस्तान को लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये रियलिस्टिक नहीं है। बट अगर पूरी देश की आप क्षमता देखें, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बोलते हैं, अगर टेक्नोलॉजी को साथ लें, हमारे मोराल को साथ लें, तो हम
ये कर सकते हैं कि इस फॉर्म में जो अभी भारत का नक्शा है और पाकिस्तान का नक्शा है वो ना रहे। एक बात और बोलना चाहता हूं, साहब ने गजनी तो नक्शा कैसे बदलेगा? नक्शा ऐसे बदलेगा कि पाकिस्तान टूटेगा। एक बार 71 में टूटा था, अब दोबारा टूटने का टाइम आ गया है। महर्षि अरबिंदो थे, महर्षि अरबिंदो ने 1947 में बोला था कि अगले 10 साल में ये जो विभाजन हुआ है ये टेम्परेरी है, 10 साल में 1957 तक भारत और पाकिस्तान दोबारा यूनाइट कर देंगे। बट वो उनका एक सपना था। उनकी एक और एसोसिएट थी, उन्होंने बोला था, गलती से लोग ऐसा बोलते नहीं कि 100 साल के अंदर पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा, 100 साल आने वाले 247 में। बट एक बात आपको बताना चाहता हूं, पिछले 270 साल की आप हिस्ट्री देखें तो अखंड भारत जो था उसको कितनी बार डिवाइड हुए हैं? 8 बार डिवाइड हुए हैं। अफगानिस्तान भी गया, म्यांमार भी गया, सिलोन श्रीलंका भी गया, नेपाल भी गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो बने। इस तरह छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं हमारे भी 270 साल में। लेकिन अभी जो स्थिति है, हम जो मजबूती में है और पाकिस्तान जो कि गुर्बत में है, तो उसका टूटना है। अब 10 साल में टूटे, 15 साल में टूटे, 20 साल में टूटे, ये बस हमने देखना। तो पाकिस्तान टूटेगा जरूर। और कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ हैं। सर, इस बार नेवी एक्शन में नहीं आई, ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट फेज में। अगर सेकेंड फेज में नेवी एक्शन में आती है, जैसे कि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, तो कौन से रास्ते से टूटेगा और कैसे टूटेगा? धन्यवाद। जय हिंद सनो वरुणा। देखिए, समुद्री रास्ते से आता हूं और मैंने पूछा ही है पिनाक जी ने, तो सीधा सर किर्क से हमें कराची जाना है, यहां से बात शुरू करूंगा। तो बहुत नजदीक का रास्ता है। पिछली बार हम लाहौर का रास्ता दिखा के आए थे 65 वॉर में उनको, और इस बार हमें कराची, जो मेरा एक स्ट्रैटेजिक टारगेट है, इकोनॉमिक टारगेट है, उसे पकड़ना है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो राजस्थान से होते हुए सर क्रिक का जो रास्ता है और सर क्रिक के जो बीच का रास्ता है, वहां पे हमने बॉर्डर बनाया हुआ है कि वहीं तक आप रहो। और पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमें रन ऑफ कच्छ के इस तरफ चाहिए हमें बाउंड्री, जहां से वो हमारे ऊपर नजर रख सकता है। मैं नलिया में काफी दिनों रहा। जब नए एयरक्राफ्ट हमारे आए थे, उस समय हमारे सर्वेलेंस जो एयरक्राफ्ट थे बहुत कमजोर थे, तब हमने वो 90s की बात कर रहा हूं मैं, जब नलिया में मैं करीब 1 साल रहा। और कच्छ के एरिया में और मकरान कोस्ट में मेरा काफी अच्छा अनुभव है, मैं वहां के चप्पे चप्पे से परिचित हूं। तो उस हिसाब से हम जखाऊ में कोस्ट गार्ड का एक बड़ा बेस है, बीएसएफ की पूरी यूनिट है, और हमारे शिप्स लगातार सर क्रिक के एरियाज में पेट्रोल करते हैं। 3500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा इन्वॉल्व्ड है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्रभावित होगा अगर सर क्रिक की बाउंड्री नहीं बनती है तो। और इस हिसाब से हमारा ऑयल, गैस रिजर्व और जो भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज है समुद्र की, जो 200 नॉटिकल माइल 380 किलोमीटर दूर तक चली जाएगी और आगे, वो सारा एरिया प्रभावित होता है। इसलिए उस पर हम पैनी नजर रखते हैं, हमारे मछुआरे उनकी तरफ, उनके मछुआरे हमारी तरफ, वो भी मुश्किलात आती है। इन सबों को देखते हुए इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और बीएसएफ लगातार जखाऊ पोर्ट पर सक्रिय है। वहां पर इंटरसेप्टर बोट्स हैं, एएलएच हेलीकॉप्टर है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, और हमारे फाइटर बेस जो नलिया है वो एक्टिव रहता है ओआरपी से स्टेट 1 पे 2 मिनट के स्क्रैम्बल के लिए। तो इन सबों के साथ हम ऑपरेट करते हैं। एज ए नेवल पायलट, वॉरशिप कैप्टन और नेवल पायलट दोनों के एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूं कि गुजरात कोस्ट पे हम लगातार जीडीएक्स करते हैं, डिफेंस ऑफ गुजरात कोस्ट एक्सरसाइज करते हैं। मरीन कमांडो ऑपरेशंस कर चुका हूं मैं, उसका फ्लाइट कमांडर 3 साल रहा। तो वहां पर हम बहुत अच्छी तरह से अपनी आपको पकड़ में रखते हैं। शैलो वाटर है, वहां पे दुश्मन वे नहीं कर सकता कंट्रोल अपने आप को। हमारे सर्वेलेंस और हमारे एयरक्राफ्ट और शिप्स बहुत सतर्क हैं, वहां पे उनकी नहीं चल सकती। बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी ने कह दिया, सर क्रीक की तरफ आपने नजर उठाई, तो उसके बाद इतिहास और भूगोल किस तरह से बदलेगा। तो जो राजनाथ सिंह जी ने कहा, हाँ। और मोरक्को में जाके उन्होंने जो कहा था 22 को, कि जो पीओके की बात भी कही थी उन्होंने, फिर उन्होंने भुज में जाके कह दिया, और हमारे आर्मी चीफ ने राजस्थान में जाके कह दिया। इन तीनों बातों को समझिए। भूगोल बदलने का मतलब है कि रनक कच्छ पे हमारी दृष्टि है, और आपको वो भी नहीं मिलेगा जो आपके पास है, वो भी हम खत्म कर देंगे। और कराची तो हमने दू करके पहले जलाया था 71 में, दोबारा वो होगा तो आप समझ सकते हो आपकी टारगेट्स कहां जा रही है। जनरल दत्ता, क्या वक्त आ गया है जब मुनीर साहब को इस बार सरप्राइज मिलेगा? उन्हें बहुत शौक है ना हिंदुस्तान को ब्लीड करने का, विद 1000 कट्स, जगलर वेन, 2 नेशन थ्योरी, तो इस बार उसी तरह से जवाब भी मिलेगा। बिल्कुल प्रनाज, देखिए ऐसा है,
पाकिस्तान का वजूद एक नकली तरीके से आया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान को बनाया ताकि वो अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रख पाएँ। गिलगित बाल्टिस्तान में एक ब्रिटिश मेजर था जिसने जे.एंड.के स्टेट फोर्सेस के ब्रिगेडियर साहब जो वहाँ थे उनके बरखिलाफ कू करा के गिलगित बाल्टिस्तान को भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये अंग्रेज़ों की चाल थी और तब से लेके अभी तक जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए उनको मालूम था कि अगर भारत को हमने ऐसे छोड़ दिया इंटैक्ट तो भारत 5-6 साल में सुपर पावर बन जाएगा। तो उन्होंने बोला एक ऐसा एक नसूर छोड़ दो यहाँ पे जो ये आपस में लड़ते रहें और ना इसकी तरक्की हो ना इनकी तरक्की हो, और वो अपने मंसूबे में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। तो अभी लगातार 1947 के बाद जो पाकिस्तान का जन्म हुआ 2 नेशन थ्योरी के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि साहब हम जो मुस्लिम हैं और हिंदू हैं इकट्ठे नहीं रह सकते, हमको अलग मुल्क चाहिए। तो 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने पीओके के ऊपर हमला किया और पीओके के अंदर आके आज के दिन में जो एक हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं वो वहाँ तक आ गए जब हिंदुस्तान की फौज उनको धक्का मार के बाहर निकाल रही थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे साहब आप नेहरू साहब को क्यों ब्लेम करते हैं कि 1947 में यूनाइटेड नेशन में चले गए, उस समय माहौल अलग था। इंडियन आर्मी तब भी वही थी, आज भी वही है और वही जज्बे के साथ लड़ती है। इंडियन आर्मी पाकिस्तानियों को, रजाकारों को धक्का मार मार के श्रीनगर एयरफील्ड से ले जाके पीछे धकेल दिया आज की जो लाइन है। और अगर हमारे प्रधानमंत्री तब नहीं गए होते यूनाइटेड नेशन में, पीओके का तो सवाल ही नहीं होना था और ये जो लड़ाई लगी रहती है पीओके चक्कर में ये नहीं होनी थी। ठीक है। आज के दिन में चलो पीओके जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, पहले सीजफायर लाइन बोलते थे। 1971 में हमने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक नया मुल्क बना दिया बांग्लादेश 14 दिन के अंदर, और 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर जी हमारे कब्जे में थे, तब हम ये पूरा फैसला फाइनल कर सकते थे। तब भी हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया मेरे को मालूम नहीं। इंदिरा गांधी तब हमारी प्रधानमंत्री थी, वहाँ से जुल्फिकार अली भुट्टो आया, हम बड़े मैग्नानिमस हो गए, ये दे दे 93,500 पीडब्ल्यू आप ले लो। उस समय हम दोबारा पीओके का मसला ख़त्म करा सकते थे। हमारे 58 पीडब्ल्यू आज तक वापस नहीं लिया हमने। क्या सरकार थी हमारी। क्या एनीवे, अभी जो मसला है आज के दिन जो ये लगातार उसको पता था पाकिस्तान हमसे जंग नहीं लड़ सकता, 65 की जंग में हारा, 71 की जंग में हारा, कारगिल में मार खाई, उसको पता भारतीय फौज के आगे टिक नहीं सकता। तो क्या करो, उग्रवाद कि पीछे से बोलो साहब ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, उग्रवादी हैं तो जी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं जे.एंड.के की। अब भारत ने बोल दिया नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर के अंदर कोई अंतर नहीं है, कोई एक टेररिस्ट अटैक होगा हम ये मान के चलेंगे कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है और हम वापस हमला करेंगे। ठीक है। और संदूर में हमने संयम बरता, बोला ना चीफ ने, हमने संयम बरता। क्या संयम बरता? हम सिर्फ टेररिस्ट टारगेट को स्ट्राइक किया, ये हमारा मुद्दा था। और 9 टेररिस्ट टारगेट को चुन के मारा, 100 से ज्यादा उनके उग्रवादी मार दिए। हाफिज सईद और ये जो मसूद अजहर बच गया, इनकी किस्मत अच्छी थी, इनका भी खात्मा हो जाता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की फौज ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया। हमारा पाकिस्तान की फौज के ऊपर उस समय अटैक करने का कोई एम नहीं था। लेकिन सर अब एम क्या होगा? सवाल यह कि जो किया वो हम ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया, लेकिन अब जब हम कहते हैं कि वजूद मिटा देंगे, बिल्कुल नक्शा बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, तो अब क्या करेंगे? मैं अभी आ रहा हूं। अभी ऐसा है कि हमने अभी पाकिस्तान को बोल दिया अगर अब तुमने कोई हिमाकत करी, हम ये नहीं बोल रहे हम तुरंत ही तुम्हारा नक्शा बिगाड़ देंगे, अगर तुमने अब कोई हिमाकत करी तो तुम्हारा वजूद और तुम्हारा भूगोल बदल देंगे। इस बार हम संयम नहीं बरतने वाले, हम इस बार वो टेररिस्ट टारगेट की बात नहीं कर रहे, इस बार हम डायरेक्ट वार करेंगे, चाहे मुनीर का बंकर हो, चाहे इनकी गवर्नमेंट क्या है, प्रधानमंत्री का हो, हमारे लिए सारे के सारे वो उग्रवादी हैं। ठीक, तो हम इतना अग्रेसिव एक मिनट और सुना। और जहां तक पाकिस्तान के वजूद का सवाल है वो खुद ही ठहरा है। बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रही है, रोज वहां पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में रोज मारे जा रहे हैं, पीओके में जूते मार मार के इनको नंगा करके इनकी फौज को, पुलिस को बिठा दिया उन लोगों ने। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, सिर्फ पंजाबी मुसलमान की पंजाबी
पाकिस्तानी फौज। जी तो ये समय अब दूर नहीं है, पाकिस्तान या तो खुद ढह जाएगा या फिर हम एक धक्का और देंगे, पाकिस्तान को ढा देंगे। ठीक है, और मेरा मानना यह है, हम इनका अगर डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल सपोर्ट करें, यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाएं, हमारे नागरिकों के ऊपर गोली चला रहे हैं। कौन है हमारे नागरिक? पीओके में कौन है? पीओके हमारा है। पीओके का कोई नागरिक मारा है, किसका नागरिक है वो? भारत का। वो हमारे नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में यह मुद्दा उठ जाना चाहिए अभी पूरे जोर शोर के साथ। ह्यूमन राइट वायलेशंस, ठीक है, एक नजायज मुल्क एक जगह के ऊपर कब्जा करके नजायज हुकूमत चला रहा वहां पे। जी, तो यानी तो ये फुल समय फ्लेज एग्रेसिव अप्रोच रखनी है हमें, ये दत्ता साहब कह रहे हैं। कुछ सवाल भी आ गए हैं। जी जय हिंद सर, मैं एक इंडियन मुस्लिम हूं और मैं पाकिस्तान को मैसेज देना चाहता हूं कि अगर इस बार कुछ हुआ ना, इस बार सबसे पहले वजूद हम मिटाएंगे आप सबका। बेटा इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं। हमें भारत के मुसलमानों के ऊपर और उनकी क्षमता, उनकी ताकत, उनकी देशभक्ति के ऊपर कोई शक नहीं है। जितनी जंगें हुई पाकिस्तान के साथ, हमारे भारतीय मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के उसके अंदर साथ दिया। और अगर आपको याद हो, जो हमारे जो वीर चक्र विजेता, परम वीर चक्र विजेता, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने भारतीय फौज के अंदर रहते हुए जंग लड़ी है। तो जो हमारा जहां धर्म के आधार पर पूछ कर अगर आतंकियों ने मार कर और टू नेशन थ्योरी और तमाम चीजें करके हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश की, वो भी नाकाम हुई है, ये हिंदुस्तान ने दिखाया। सर मेरा आपसे सवाल है कि अब जितनी भी अभी ऑपरेशन सिंदूर भी देखा गया है, तो नेवी की इस बार क्या भूमिका होगी? क्योंकि नेवी को पीछे रखा जाता है। अब जो लड़ाई होने वाली है, क्या पहला स्टेप नेवी का हो सकता है इसमें? ठीक है, एक और सवाल उसके बाद। जी बिल्कुल, सबके पास आऊंगी फिर। हाँ, आपका सवाल। जय हिंद सर। सर मेरा नाम कपिल है। सर मेरा सवाल सर ये है कि पाकिस्तान सर हमें धमकी देता है अपने भारत को। सर कहीं चाइना के बलबूते तो अपने भारत को धमकी तो नहीं दे रहा है पाकिस्तान? ठीक है, ये दो सवाल आए हैं। पहले सर, नेवी की भूमिका। देखिए, जब भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जब नेवी का रोल बनता है तो वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। आपने सुना होगा, पश्चिमी बेड़ा यहां आ गया, पूर्वी बेड़ा वहां चला गया, अटलांटिक में ताइवान के पास बेड़ा चला गया। एक एयरक्राफ्ट कैरियर 500 किलोमीटर के रेंज को बरचस्प के साथ चलता है, 40 से 50 जहाज लेकर, 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा उनके न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन स्टिल्थ के साथ, सरप्राइज के साथ चलती है। और अमेरिका जैसा राष्ट्र जब चलता है ना, तो इंटरनेशनल स्पेस में कहता है कि हमें कोई रूल रेगुलेशन अनक्लाउस 1982 का मालूम नहीं, ये रास्ता मेरा है। कई बार मैंने अपने वॉरशिप में, जैसे मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है वॉर साइट, मैं देखता हूं मेरे सामने से अमेरिकन शिप्स जा रहे हैं एक के बाद एक, मैं रिपोर्ट बनाता हूं अपने एमओसी को, मैरीटाइम कंट्रोल ऑपरेशंस को। उनको पता है, लेकिन वो नहीं बताते हमारे एरिया से गुजर रहे हैं, लक्षद्वीप से गुजर रहे हैं। अमेरिकन नहीं, चाइनीज। हम शैडोज करते हैं। हमारी भूमिका तब आती है जब पॉलिटिकल विल कहता है कि इसको भूगोल और इतिहास मिटाना है। सही समय है, यही समय है। अब आप मौका दें मुझे। सर, अगर मैं आम भाषा में समझूं कि समंदर जितना विशालकाय होता है, समंदर से जब तबाही आती है तो सब कुछ निगल लेता है। तो यानी कि नेवी का जब रोल आएगा तो इसका मतलब हमने तय कर लिया होगा कि अब तो इतिहास बदलना ही है। 30 से ज्यादा ब्रह्मोस लेके 40 सेकंड की दूरी पर 30 से ज्यादा वॉरशिप्स, P8, MiG-29 और जो हमारे हेलीकॉप्टर सबमरीन्स खड़े थे सिर्फ एक इंतजार के लिए। उन्होंने कहा ना, अभी तो हमने आस्तीनें भी नहीं समेटी थी, अगर कुछ होता तो तुम खत्म हो जाते। तो हमारे पास वो क्षमता है, हम वॉर को इंटरनेशनल कर देंगे। और तब चाइना और टर्की जैसे लोगों को आना पड़ेगा। और उस समय भी आया था 71 में, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वैसे होता ही है, ये एस्केलेशन होता है। सॉरी, मैं चाइना के बारे में जो हमारे यहाँ दर्शक ने पूछा है, 2000 के अंदर जब ये कोविड चल रहा था, चीन ने कहां हिमाकत करी? गलवान में। गलवान में क्या घटना घटी? भारतीय फौज ने उनको डंडे मार मार के मारा, हमारे भी जवान नुकसान हुआ। हमने क्या मारा? चीनियों को मारा। और हमारी तैयारी पाकिस्तान के लिए नहीं है, हमारी तैयारी चीन के लिए है। और चीन अगर पाकिस्तान के साथ आता है, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो ब्रह्मोस है या हमारे S-400 है, किसके लिए लाए थे हम? चीन के लिए। हम चीन के साथ लड़ने की क्षमता रखते हैं। 1962 के बाद चीन को हमने धो के मारा था 1967 में। ठीक है, तो हम चीन से नहीं डरते हैं, कुछ हमारी आबादी चीन से ज्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान को हम कुछ घंटों में ही घुटनों पर ला देते हैं, हमारी लीग में नहीं है, उससे तो हम बख्श रहे हैं कि शांति से बैठे रहो, हमें अभी अपनी इकोनॉमी सुधारनी है, युद्ध में नहीं पड़ना है। असल तैयारी तो चीन के लिए है। लेकिन बहल साहब,
फिर से हम आते हैं, अगर पाकिस्तान को नक्शे से मिटना है, पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जैसे कि तमाम पैनलिस्ट लगातार कह भी रहे हैं, बलूच, खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान डूरन लाइन, इमरान खान की पार्टी एक अलग, पूरा का पूरा वो केपी प्रोविंस और सब कुछ चल रहा है, और सिंध प्रांत में भी अशांति है, और अब पहली बार अनटचेबल पंजाब पाकिस्तान वाला वो भी टचेबल हो गया है, वहां भी सवाल उठने लग गए हैं, वहां भी मुखालफत होने लग गई, और उसको लेकर भी एक तरह से कहें कि विद्रोह है। तो पाकिस्तान के हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं, सूनर और लेटर मिटेगा तो सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने अंदर से इम्प्लोड कर जाएगा जैसे आप बता रहे हैं, पर क्यों करेगा इम्प्लोड? सबसे पहले चीज आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रांत जो उनका है वो है पंजाब प्रांत, पाकिस्तानी पंजाब। तो जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, जैसे हम पीओजेके की बात करते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कहते हैं आजाद कश्मीर, पर वो कोई आजाद नहीं है। सारा का सारा कंट्रोल इस्लामाबाद के पास है। और इस बार जो लड़ाई शुरू हुई है वो इसी बात से शुरू हुई है कि जो 12 सीटें मुहाजिर्स जो भारत से गए थे पाकिस्तान में, मुस्लिम्स फ्रॉम कश्मीर जम्मू रीजन से, तो उनके लिए रखी गई हैं। हाँ, वो सेटल लाहौर में हो गए हैं, सेटल सिंध में हो गए हैं, लेकिन वो 12 सीट उनके पास था। तो जो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल इस्लामाबाद करता है, और कोई पावर नहीं है, और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है दूसरे प्रांतों में। आप अगर देख लें, बिजली हो, पानी हो, तो सारा का सारा पानी और बिजली जो है पंजाब प्रांत में ज्यादातर चला जाता है। और अगर आप देखें गेहूं की कीमतें या इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें, जहां 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पीओके के अंदर, लेकिन उधर बिजली 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेजेस नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। और साथ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, उनको आजादी नहीं है, वहां पे फ्रीडम, ऑटोनोमी नहीं है। बलूचिस्तान की बात कर रहे थे पेनाज जी, बलूचिस्तान के अंदर 44% ज्योग्राफिकल एरिया है बलूचिस्तान का, और 5 से 7% ही सिर्फ पॉपुलेशन है। और जितने ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हो गए, जो रेयर अर्थ मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक बैटरीज बनती हैं, फाइटर जहाज के स्टेल्थ वाला बनता है, जो व्हीकल्स में आते हैं, और साथ में जो उनका कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे रिजर्व जो हैं बलूचिस्तान के अंदर हैं। और वहीं पे तो उन्होंने ग्वादर पोर्ट बनाया है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, इनके रिसोर्सेज को बेच के डेवलप सिर्फ एक ही जगह कर रहा है, वो है पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब। इससे रौश है, अब मानेंगे नहीं, 300 से ऊपर हमले किए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और कम से कम 700 से 800 के बीच जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनको मारा गया है। पाकिस्तानी सोल्जर्स डरते हैं वहां पे। 1, 2, 3 शहरों को छोड़ दे, हम अगर क्वेटा को छोड़ दे, ग्वादर को छोड़ दे, पासनी को छोड़ दे, वो डरते हैं बाहर रूरल एरियाज में आने के लिए भी। ये है पाकिस्तान का हाल। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में उनकी एयरफोर्स क्या करती है? उनकी एयरफोर्स बॉम्ब करती है फाइटर जहाज लेके, और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स के साथ चीनी जहाज JF-17। 30 के करीब लोग मारे जाते हैं पूरे विलेज के अंदर, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा संख्या में हैं। टीटीपी का कोई था या नहीं था, इससे उनको लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी को बुचर आर्मी भी कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मुझे 30 सेकंड्स का आप टाइम दें। जॉर्डन की बात बताता हूं मैं आपको, 1970 की बात बताता हूं। 1970 में ब्रिगेडियर जियाउल हक, वो बाद में बने थे जनरल जियाउल हक, और फिर बने थे, उन्होंने अपने आप को बना दिया था पाकिस्तान का प्रेसिडेंट 1978 में। तो 70 में वो एक कंटिजेंट को लेके गए थे जॉर्डन में, वहां पे किंग हुसैन थे, उनके अगेंस्ट एक बगावत हुई फिलिस्तीनियों की। तो इन्होंने, इस ब्रिगेडियर ने जो बाद में प्रेसिडेंट बना, इसने खुद टैंक चला के अपने सैनिकों के साथ हजारों के करीब फिलिस्तीनियों को मारा था। 25,000 तक की एस्टिमेट किए जा रहे हैं। इसको कहते हैं बुचर फ्रॉम पाकिस्तान। ये सिर्फ 79 लोगों पे बॉम्ब गिरा सकती है, 79 लोगों को मार सकती है। इसको शौकत मीर है, एक आदमी जो पीओके में है, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर सीनियर पोजीशन पे है, जिसने अभी ये बगावत की थी, जिसमें लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए और 10 के करीब लोग मारे गए थे। तो पूरा पीओके उठ खड़ा हुआ था। ये कंपेयर करता है मुनीर को एक विच के साथ, एक डायन के साथ। कहता है ये वो डायन है मुनीर जो अपने ही लोगों को खाती है और अपने ही लोगों को मारती है। ये है औकात। अभी पाकिस्तान इम्प्लोड करने वाला है। बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था 15 मई 2025 को, और भारत को चाहिए कि अगली बार अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता तो सबसे पहले हम लिबरेट करें बलूचिस्तान को, एक फ्री कंट्री बनाए। वहां पे नेवी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। नेवी वहां पे लैंडिंग कर सकती है। एम्फीबियस एक्सरसाइजेस के लिए तैयार कर रही है हमारे भारतीय आर्मी, भारतीय सेना और भारतीय नेवी।
हम वो कर सकते हैं जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। आप देखिएगा पाकिस्तान कैसे बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान अलग, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मिला हुआ, पख्तूनवा अलग, पीओके अलग जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और सिंध के पास वो पानी नहीं देते पंजाब वाले, तो सिंध भी उठ खड़ा हुआ है। और पंजाब में जब से इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर रखा गया तब से पंजाब में भी बगावत की बातें उठ चुकी हैं। यानी मैप पे अगर बचेगा तो पंजाब जो होगा वही पाकिस्तान बच जाएगा, मतलब एंड में चाहे समय बाकी लगे, सब टुकड़े हो जाएंगे। पाटिया सर, ये बातें हम सुन तो रहे हैं काफी वक्त से और प्रदर्शन भी लगातार देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि टाइम बॉम्ब जो है वो कब फटे और पाकिस्तान का वजूद मिटे। हमारा क्या रोल होगा इसमें? हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, आप मेरे ये बात सुनिए, और सबसे पहले कौन सा टुकड़ा टूटेगा आपकी हाँ एक्सपीरियंस में? पहले भी आपसे इस पे गुफ्तगू हुई थी, बट एक चीज समझने की जरूरत है। किसी को पता है गाजा की डायमेंशन कितनी है? गाजा स्ट्रिप में जो पिछले 2 साल से इजराइल जो बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी मानते हैं, वो गाजा स्ट्रिप की अगर आप चौड़ाई देखें तो 6 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई है और 41 किलोमीटर की लंबाई है। 2 साल से लड़ाई चल रही है, क्या कब्जा कर लिया इजराइल ने उसके ऊपर? तो अगर हम इस तरह यहां पर आके बोले कि हम कब्जा कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और हमें करने की जरूरत भी नहीं है। जो होना है, जो होके रहेगा, वो जो साहब लोग बोल रहे हैं कि हमको उसको प्रमोट करना है, हमने उसको मोटिवेट करना है कि वो आपस में जो भिड़े हुए हैं वो ही इंप्लोड करे। और 4 हिस्सों में अगर बढ़ता है, साहब ने बोला क्वेटा में, ग्वादर में, पसनी में, वो आराम से घूम सकते, नहीं घूम सकते। 6 बजे के बाद कोई फौजी गाड़ी बाहर नहीं निकलती। इन तीनों शहरों में गैरिजन टाउन बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ग्वादर में इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, बोले फ्लाइट आएंगी, जमीन बेच दी। मैं 2015 से 17 अक्टूबर तक वहां था। 12 साल तक एक बूंद पानी नहीं गिरा ग्वादर में। जो जितना पानी वो डिसैलिनेशन, जितना पीने के लिए पानी वो चीनियों को चाहिए, वो वहां ओशन से बना रहे हैं और खाली अपने लिए बना रहे हैं। वहां पर ना पानी है, ना नौकरी है, ना कुछ है, बस रोड बना दिए और एक एयरपोर्ट बना दिया है, खाली पड़ा हुआ है, एक जहाज नहीं लैंड करता। अभी मुनीर साहब ने कल बोला कि पसनी को हम यूएसए को सौंपना चाहते हैं, उसको बिल्ड करे, उसको ऑपरेट करे। करेगा क्या उधर? पूरा रेगिस्तान है इलाका। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो बहल साहब ने बोला कि अब बलूचिस्तान अगली बार बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमको उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमें यूनाइटेड नेशंस जाके बोलना चाहिए कि हाँ, हम बलूचिस्तान की आजादी को और उसके फ्लैग को रिकॉग्नाइज करते हैं। 193 देश जो है यूएनओ में, वो एक और देश को ऐड करो, उसका नाम दो बलूचिस्तान। इसी तरह केपीके, अगर आप देखो केपीके में पिशावर, आधे पिशावर में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता, वो केपीके का झंडा लहराता है। उसी तरह गिलगिट बाल्टिस्तान में शुरू हो गया और यही आपने देखा पिछले 1 हफ्ते से अपना पीओजेके में भी यही हो रहा था कि उनका अपना पीओजेके का झंडा लहरा था। हमने इस बात को प्रमोट करना है, हमने इकोनॉमिकली उसको स्टिमुलेट करना है, रिवाइव कर रहे हैं, हमने अफगानिस्तान को प्रमोट करना है। मेरे को याद है जब ये इंडस वाटर ट्रीटी टूटी, सबसे बढ़िया हथियार हमारे पास, उनका पानी रोको। भूखे वो पहले ही हैं, जब और गुंदम जब उगेगा नहीं तो क्या करेंगे? मैं जब M3 हाईवे में जाता था, जब इस्लामाबाद की तरफ जाता था लाहौर से, तो बोर्ड लगा रखे थे पाकिस्तान ने बड़े बड़े, बेस्ट चावल, वर्ल्ड का बेस्ट चावल यहां उगता है, बेस्ट कीनू वर्ल्ड के यहां उगते हैं। अब जाके देखो उजाड़ पड़े, पानी नहीं है, उगेगा कैसे? तो हमें उसको प्रमोट करना है। हमें यह इंश्योर करना है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है, चाहे वो सी की तरफ से हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के थ्रू हो, उसको रोकना है। हमें अफगानिस्तान को और तगड़ा दोस्त बनाना है, हमने ईरान को और तगड़ा दोस्त बनाना है, ताकि जो सिस्तान बलूचिस्तान उस तरफ है, वो चाहे कि ये बलूचिस्तान उसके साथ मर्ज हो जाए। तो ऐसी चीजें करनी है। जो फौज की लड़ाई है वो लास्ट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो कहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन करने के लिए हमारे इदारे कर भी रहे हैं। हमारे को यहां बोलने से कुछ नहीं। जो हमारे चीफ्स हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारे डिप्लोमेसी टूल्स हैं, वो सब चल रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को स्ट्रैंगुलेट करें। एक बार कपिल ने पूछा था कि चाइना, हम पाकिस्तान और चाइना को अलग नहीं देखते। अगर हम बॉर्डर देखें तो अरेबियन सी से लेके बर्मा बॉर्डर तक, पटकाई बम तक, हम इसको एक बॉर्डर मानते हैं और उसी की तैयारी हो रही है। उसी की तरफ हमको अपने आप तैयारी पूरी है और जरूरी नहीं है कि जोश में हमें होश खोना है, गोली चलाने से नहीं। कई बार काम जो है खुद ब खुद दुश्मन के घर में आग लगी हो तो उसमें घी डालने से भी हो जाता है। तो कुछ और सवाल है जी? मेरा नाम हर्ष है।
तो जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं उनके बारे में आप सबकी क्या राय है, क्योंकि बहुत आज भी हो रहा है एक कंट्रोवर्सी हो मैच, रहा है। हाँ? आज भी एक फाइनल वर्ल्ड कप का मैच है। देखिए उसके लिए अलग से एक प्रोग्राम हुआ था और हमने उसमें बोला था, बहल साहब ने बोला था कि नहीं गेम खेलना चाहिए, कर हर मैदान फतेह। फतेह कर हर मैच फतेह। और मैंने बोला था कि जिसका हाथ खून से रंगा हो ना तो हम उससे हाथ मिलाएंगे और उससे हम गेम भी नहीं खेलना चाहिए। तो मेरा मत कुछ फिरक था, बहल साहब का दोनों मत हैं। भारत देश में भी दोनों आप सही लोग है। भी ने सोचा होगा कि चलो गेम है, गेम तो खेल लो और गेम में हराओ। मैं कहता हूं कि यस खेलो तो हराओ और हाथ ना मिलाओ, क्योंकि उसमें खून से वो सना हुआ है हमारे भारतीयों का। ठीक है, नमस्कार सर, मेरा नाम अमन पारिक है। मेरे साथ सभी को बहुत गर्व है जो आपका तो नाम ही अमन है। जी जी, सेना के द्वारा जो जो एक्शन लिया जा रहा है हम सबको गर्व है, लेकिन देश में एकजुट ऐसा भी है जो अभी भी बोल रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति की बात करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों पर आपके क्या विचार है? ठीक है, एक मिनट, एक दो सवाल और ले लें। तो भाई ये हाँ बोलिए, इधर भी माइक दे दीजिए, ये लोग बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ। सर मेरा सवाल ये है कि अभी ऑपरेशन बैठ सिंदूर जाओ। हुआ था जिसमें हमने पाकिस्तान को अच्छी तरीके से धूल चटाया, लेकिन फिर भी अमेरिका कहते हैं कि मैंने मध्यस्थता कर दिया। उसके बाद हमने मतलब पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, लेकिन इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो निकल नहीं रहा है। पाकिस्तान का हम परमानेंट चाइना- इलाज चाहिए। हाँ बिल्कुल परमानेंट इलाज चाहिए। और दूसरी हमने चाइना की तरफ अभी हाथ बढ़ाया है, जबकि पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर 1 चला था तो उसमें पाकिस्तान के साथ अमेरिका था, सॉरी चाइना था। तो ये फिर कैसे परमानेंट सॉल्यूशन इससे ठीक है, निकलेगा? परमानेंट सोल्यूशन चाहिए इनको जी, और उन्हें युद्ध चाहिए। आप बताएं आपको क्या चाहिए भाई? उधर सवाल। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम हंसिका है। जैसे कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो पीओके हमें दे, तो वो उनकी मेजरली इंटरनल पॉलिटिक्स पर वो होता है, वे कैसे लाएंगे। तो अगर वो मान लेते हैं उनकी डिमांड्स 12 रिजर्व सीट्स की, तो फिर हम क्या, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि हम उसके अंदर फूड डालें और उसको पा सके। ठीक है, और सवाल? हाँ एक मिनट, इधर पहले। हाँ जय हिंद सर, मेरा नाम ईशा है और जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी इम्पॉर्टेंट मिलिट्री वॉरफेयर होती है उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर। ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वॉर ऑफ परसेप्शन ज्यादा मायने रखती है। जी सर, तो सर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम देख रहे थे कि पाकिस्तान कैसे इंडिया के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव चला रहा था कि वो जीत रहे हैं वॉर। तो सर हम कैसे क्या हम इंडिया पीछे इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान तो 3 से? अलग अलग सवाल यहाँ पे अभी निकल कर आ रहे हैं, एक एक करके। दत्ता साहब, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए भाई, और वो कह रहे हैं कि ये शांति की बात नहीं चाहिए, युद्ध की बात करना चाहते हैं। वो यूथ है। बिल्कुल, देखिए आपके सेंटिमेंट बिल्कुल जायज़ हैं और मैं भी चाहूँगा इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। और परमानेंट सोल्यूशन के लिए पाकिस्तान की अवाम की बहुत अहमियत है। हमारी अवाम और पाकिस्तान की अवाम के अंदर ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसकी है? पाकिस्तानी फौज सत्ता में काबिज रहने के लिए पाकिस्तानी अवाम का उल्लू बनाती है कि भारत उस पर हमला करके कब्जा कर लेगा। इसलिए पाकिस्तान की फौज बड़ी तगड़ी होनी चाहिए और सबको बोलना चाहिए पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद। तो ये पाकिस्तान की फौज है जो ताकत में बैठी है, लोगों का, पाकिस्तानी अवाम का खून चूस रही है, वहाँ पे गरीब मुसलमानों को पीस रही है और खुद छड़े उड़ा रही है, करोड़ों के बिलियन ऑफ डॉलर खा ठीक है, गए। तो सोल्यूशन क्या? अभी सोल्यूशन पाकिस्तान की अवाम को जागना पड़ेगा, पॉइंट 1। ठीक। हमको उनको बताना पड़ेगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के माध्यम से कि पाकिस्तान की फौज झूठी फौज, ठीक है। आपका जो मुनीर जो बना फील्ड मार्शल, झूठा फील्ड मार्शल, हार के बनाया उसका फील्ड मार्शल। हमने 9 उनके टारगेट उड़ाए, 11 एयरफील्डें उड़ाई और उसका 7 जहाज गिरा दिए। बोले तुमने 30 जहाज भी गिरा दिया, क्या फर्क पड़ता है? हमने तो मारा तुम्हें और उसका प्रूफ दिया पूरी दुनिया को, ही मारा। तो जहाज गिराने से जंग नहीं जीती जाती है। जब बड़ी जंग होती है तो सैकड़ों की तादाद में जहाज गिरते हैं, उससे जंग नहीं जीती जाती है। जंग जीती जाती है जमीन पे। क्या हुआ? जमीन पे किसने मार खाई? सामने उसके विजुअल आए, अभी तक वो घूम रहे हैं वहां पे, तो अभी तक उनके रिपेयर नहीं हुए। इनके जो कमांड कंट्रोल सेंटर थे वहां से अभी तक ये डेड बॉडियां नहीं निकाल पाए हैं।
हाँ, तो पूछिए परमानेंट सवाल। सोल्यूशन आएगा। थोड़ा ऐड कर दूं मैं बस एक बार सवाल कुछ ले लूं, बच्चे आए हैं तो सवाल जरूर होने चाहिए जी। नमस्कार सर, मेरा नाम अमन राज है। सर जैसे आपने कहा कि कर हर मैदान फतेह, लेकिन जो अब हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या उनकी इकोनॉमिक्स में फर्क नहीं पड़ रहा, उनके पास पैसा नहीं जा रहा? और जैसा आप बोल रहे हैं कि हम उनका नक्शा बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, लेकिन हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स ही ऐसे चल रहे हैं। जैसे कश्मीर में हो रहा है कि हमारा नेशनल एम्बलम तोड़ा जा रहा है, तो क्या हम उनको इंडिपेंडेंट कराएंगे तो वहाँ के आतंकवादी इंडिया में नहीं आएंगे? और इंडिया के लोग ऐसे हम पीओजे के लेंगे तो हमारी तरफ नापाक हरकत नहीं। जैसे वो अपने दोस्तों को भी सवाल पूछने दो। मिसलीड इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम जैसे अमेरिका बोलता है डेड इकोनॉमी, तो राहुल गांधी जी बोलते हैं डेड इकोनॉमी, तो हमारी खुद इंटरनल मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे अपोजिशन, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, डन। आप राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको यकीन करता है कोई? इसमें जो हाथ खड़ा करो जो यकीन करता है। अगर एक यूथ जेनजी की बात कर रहे थे राहुल गांधी के, जेनजी उठो और ये जो एसआईआर की बात है उसको उस पे वो करो, क्या एक कोई मेरे को यूथ बता दो, आप सब जवान हैं, हमारे बच्चों से छोटे हैं, क्या आप बिलीव करता है वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है? तो जब बिलीव नहीं करते तो हमने वॉर ऑफ नैरेटिव जब जीत रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रथम है सर। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो मल्टी नेशनलिज्म की डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से खेला, यूएस को भी क्लोज कर रहा है और चाइना को भी क्लोज कर रहा है, तो इंडिया को कैसे काउंटर करे इस ये चीज को? डिप्लोमेसी नहीं है, सौदेबाजी है। ठीक है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, पहले आप बोले। एक मिनट, मेरा ये सवाल है, सौदेबाजी पे बात करूंगा। पाकिस्तान का अस्तित्व ही लोन से है, तो जो उनको लोन देता है उन पे ही अटैक क्यों नहीं करते, और अमेरिका के साथ सख्त क्यों नहीं होते हम लोग? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का ताकत और ताकतवर होने दो। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 38 ट्रिलियन इकोनॉमी से ताकत नहीं दिखा सकती। ताकत दिखाएगा भपकी होगी। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, पहले मैं एक सेकंड अब आप अपना सवाल लीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे पता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेकार हो चुकी है, तो अभी जो ये पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच जो हुई है डिफेंस पैक्ट, उस पे हम कैसे देखते हैं उस चीज़ों को, हमारे जो वॉर होंगे? आप दे दीजिए। अब जैसे मुझे जो 2-3 सवाल जो मोटे-मोटे इनके तमाम सवालों में से समझ में आ रहे हैं, पहले तो मैं थोड़ा सा शांत कर दूं आपको, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए, जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी, ये कह रहे हैं ना हम अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, या डिप्लोमेसी करें, ये करें, और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो देखिए आप जरा सा समझिए इसको। जब हमारी लड़ाई 10 तारीख को हो रही थी तो सबने कहा कि पाकिस्तान को ले लो, जेपीओके को ले लो। राजनाथ सिंह ने अभी भी मोरक्को में बयान दिया है कि वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा भारत में ही है, हम पीओके वाले कह रहे हैं आपको। तो देखिए, आप सुनिए एक बात मेरी, ये कुछ बातें मैंने कही थी और अब ये बात निकल के आ रही है, आपको अच्छा लगेगा, जरा सा सुनिए। मैं आपको जस्ट 4-5 लाइनों में कह देता हूं। देखिए, ये हमने अपने पूरे विश्व को पहलू में ले लिया है। हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे की है, आज हमारा त्रिखंड इटली में है, कल ग्रीस के बगल से गुजरा था और तुर्की को उसने अपना नस दिखाया, साइप्रस के सामने हमने बात की। एक शिप हमारा साहेदरी आज इंडोनेशिया में है, दूसरा ये मलेशिया में है, और ये शिप्स हमारे जा रहे हैं घेरने के लिए, लिवरेज के लिए। बहुत दूर से लड़ाई हो रही है, कन्वेक्शन हो रहा है, अब कंडक्शन नहीं होता, हमें ब्रूट ऑन ग्राउंड नहीं करने पड़ते, हम दूसरी बातें करते हैं। ये जीओपीओके में जो हो रहा है उस पर आप सुनिए जरा मेरी बात। ऑपरेशन सिंदूर एक सभ्य, संवेदनशील और असीमित परिकरण है, चल रहा है। यह नया भारत है, चिंगारी हम देते रहेंगे, तैयार रहिए आप, आग आपको भड़काना होगा। बात सिर्फ 2 मुद्दे पे होगी, हमने कहा था उस समय, बात सिर्फ 2 मुद्दे पे होगी, आतंकवाद या जेपीओके। ठीक है, अगर मान ले तो हाथ बढ़ाना होगा। और ये लाइन सुनिए, अंडा अब खुद से फूट रहा है। ठीक, चलिए 1 मिनट में, 1 मिनट। अंडा अब खुद से फूट रहा है, विकास के नए नए प्राकृतिक जीव निकलेंगे, यही विकल्प है, वरना विध्वंस का इल्जाम अपने सिर पर उठाना होगा। चुपचाप बैठे रहिए, ये सब टूट जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। बेल सर ये कह रहे हैं, बच्चे का सवाल वाजिब था कि भाई अगर हम पीओजेके में या बलूच या कहीं भी जाके हम अगर वहां पर उनके इंटरनल मैटर्स में जाके कुछ भी करते हैं तो वो हमारी तरफ भी करेंगे। देखिए, हमारी तरफ तो पिछले 60 साल से कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि वो कर नहीं रहे, और हम उसका सॉल्यूशन हमने दोनों तरफ से ढूंढा है। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड जो हम कश्मीर में करते हैं, कश्मीर की हालत हमने इतनी अच्छी बनाई, आपको मैंने बताया था 2.3 करोड़ टूरिस्ट आ रहे थे जब तक कि ये पहलगाम का कांड नहीं किया था आसिफ मुनीर ने। लेकिन यहां पे मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन की बात करता हूं। देखिए, जो भी आतंकवाद भारत के अंदर हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? आसिम मुनीर का, उनके जनरल्स का, उनके आईएसआई चीफ का।
जब तक इनके मन में भय नहीं होगा ना कि तुम रिटायर भी हो गए, तुम्हारे घर के अंदर घुस के हम तुमको मारेंगे क्योंकि तुमने हिमाकत की थी धर्म के नाम पे हमारे लोगों को मारने की, हम नहीं छोड़ेंगे उनको। और तभी मैंने शुरू में कहा था जब तक कि 3 M मैंने आपको बताए थे, चौथा M मौत के साथ जब तक इनको नहीं मिलाएंगे वो भय नहीं आएगा, चाहिए रिटायर हो जाए। क्योंकि जैसे ही रिटायर होते हैं ये भाग जाते हैं, ये अमेरिका भाग जाते हैं, ये यूरोप भाग जाते हैं, ये लंदन भाग जाते हैं। इतना ज्यादा खुद को एडवांस कर लो, इतना शक्तिशाली बना लो कि भाई दुश्मन जो है वो हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचे कि भाई मैं तो छोटी सी हिमाकत करूंगा, वो मेरा वजूद मिटा देगा। नहीं, देखिए यहां पे आके मैं कहता हूं आज भी भारत के अंदर वो शक्ति है कि हम बहुत बुरी तरह से डेबिलिटेटिंग डैमेज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारी जो इकोनॉमी इतनी हाई है, हम पैसा खर्च सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं $100 बिलियन की डिफेंस बजट। पाकिस्तान का कितना डिफेंस बजट है? $8.9 बिलियन, यानी कि 11 से 12 गुना ज्यादा हमारा डिफेंस बजट। तो सोचिए हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है, सुदर्शन चक्र भी हम बनाने जा रहे हैं और इतना स्ट्रांग हम अपने आप को बना देंगे। लेकिन ये जो लोग हैं ना, जिनके मन में ये फितूर है कि जब तक भारत एक थ्रेट है तब तक उसको अगर हमने रिड्यूस करना है तो आतंकवादियों का ही साथ ले सकते हैं, क्योंकि हर जंग में हमने पाकिस्तान को मारा है और वो जानते हैं कि कन्वेंशनली हमसे जीत नहीं सकते और वो हमेशा इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद को। और इसीलिए जरूरी है कि हम इनके जनरल्स को मारना शुरू करें। जब तक हम इनके जनरल्स को नहीं मारेंगे ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। बोलो। गुड इवनिंग सर। Sir, my question is that, like, if a war took place between India and Pakistan, will China stay neutral or take India's side due to strategic alliance? Like, they both are in Quad. आप बताइए, क्योंकि अभी आपने देखा था सिंदूर में क्या हुआ। सिंदूर 1 में उन्होंने पूरी इंटेलिजेंस शेयर की, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस शेयर की, उन्होंने कोऑर्डिनेट्स शेयर किए, उन्होंने हमारी मूवमेंट के बारे में बताया। यस, फौजें उन्होंने मूव नहीं की बॉर्डर की तरफ, तो बट बाकी पूरा सपोर्ट दिया। आजकल 74% जो पाकिस्तान के पास हथियार हैं वो चाइनीज ओरिजिन के हैं। तो इसलिए वो आप ये मत सोचे कि क्या चाइना करेगा उनका साथ, वो उसके साथ है। उसने $60 बिलियन का सीपेक पाकिस्तान के थ्रू बनाया है वो, बट गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू जा रहा है वो, जो कि हमारा इलाका है। तो हमने अगर वो ले लिया तो हमने उसको काटना है। तो ये मत सोचे कि चाइना उनके साथ नहीं होगा। फायदा कौन उठा रहा है? यूएसए को क्या करना है पाकिस्तान से, भूखे नंगे देश के साथ। बट उसको अगर ईरान पे नजर रखनी है, उसको पाकिस्तान के बेसिस चाहिए। अगर उसको अफगानिस्तान में, क्योंकि बगराम बेस शायद नहीं मिलेगा, तो उसको पाकिस्तानी बेस चाहिए। अगर उसमें बूट्स ऑन ग्राउंड, यूएसए के पास 750 बेसिस है वर्ल्ड में इंटरनेशनल, 10 बेस उसके कुवैत में है, 10 सऊदी अरेबिया में भी है और 33 बेस जर्मनी में नेटो की पार्ट से। बट आप ये देखो 1.3 लाख उनके सोल्जर्स बूट्स ऑन ग्राउंड पूरे विश्व में भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि ऐसे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में पैक्ट हो जाए, ताकि पाकिस्तान के बूट जाके वहां यमनी जो शिया हैं वो सुन्नी के साथ लड़ाई हो और वहां पर मरे। सर बिल्कुल, इस मुद्दे पर भी किसी ने विस्तार से चर्चा होगी। आज वक्त की यहां पर कमी है, तो पाकिस्तान किस तरह से खुद ब खुद अपने लिए ही भस्मासुर बना बैठा है, कैसे उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो उसको टुकड़े में बांट देंगे, उसकी खराब होती अर्थव्यवस्था, और जिस तरह से वो 2 नावों में सवार हो रहा है अमेरिका और चीन के साथ, वो भी उसके लिए कैश 22 सिचुएशन बनेगा। और हम अपनी तैयारी पूरी तरह से तेज कर रहे हैं, चाहे वो नए हथियार लाना हो, नई टेक्नोलॉजी, और लगातार पाकिस्तान को बताना हो हिमाकत की, तो इतिहास और भूगोल सब कुछ बदला जाएगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शानदार ऑडियंस के भी जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया।